हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दोनों ही टाइप के हार्मोन निकलते हैं, मैंने आपको समझाया था, ठीक है। जो पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। हाइपोथैलेमस इसके अलावा मॉडिफाइड होकर के पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब भी बनाता है। पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब मतलब हाइपोथैलेमस ही है, क्योंकि वो हाइपोथैलेमस का ही मॉडिफिकेशन है। और हाइपोथैलेमस के अंदर सिक्रेटरी न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब को भी हम न्यूरो हाइपोफाइसिस टर्म यूज करते हैं, याद आ गया होगा, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से क्या निकल रहा है, शॉर्टली हम लिख देते हैं इसको। यहां क्या रिलीज करते हैं हाइपोथैलेमस, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन आप समझ में आ गया होगा, जैसे, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जैसे TSH रिलीजिंग हार्मोन, जैसे, ठीक है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एंटी रिप्रोड्यूस निकलते हैं तो कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, समझ रहे हो, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये सारे रिलीजिंग हार्मोन कहां से निकल रहे हैं, हाइपोथैलेमस से निकल रहे हैं। इनहिबिटिंग हार्मोन के अंदर आपको दो याद रख लेना, एक तो डोपामाइन, डोपामाइन जो ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है, दूसरा आप याद रख लेना यहां पर, ठीक है, सॉरी, सोमैटोस्टैटिन, ऐसे लिखते हैं सोमैटोस्टैटिन, जो ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है, दूसरा डोपामाइन, डोपामाइन जो PRL के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है, खत्म। तो समरी एकदम फ्लो डायग्राम की फॉर्म में, जो भूलते हैं बस वही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनहिबिटरी भी हो गए और ये भी हो गए, और जबकि रिमेनिंग हार्मोन की बात करता हूं, ये फीडबैक इनहिबिशन को फॉलो करते हैं, फीडबैक इनहिबिशन बीच वाले, ठीक है। तो एक पार्ट हमारा कवर हो गया। अब बात करते हैं पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी की बात कर लेते हैं, ये यहां अब पिट्यूटरी में याद करने वाली बात क्या है, ठीक है भाई, पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं, एंटीरियर लोब के हार्मोन, पोस्टीरियर लोब के हार्मोन और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, यही बोलते हैं पिट्यूटरी के अंदर, ठीक है। तो पिट्यूटरी को भी क्लासिफाई कर दो आप एंटीरियर और पोस्टीरियर के अंदर। एंटीरियर पिट्यूटरी, अगर मैं एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करता हूं, क्या बोलते हैं इसको, अब पिट्यूटरी में याद करने वाली बात क्या है, ठीक है भाई, पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं, एंटीरियर लोब के हार्मोन, पोस्टीरियर लोब के हार्मोन और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, यही बोलते हैं पिट्यूटरी के अंदर, ठीक है। तो पिट्यूटरी को भी क्लासिफाई कर दो आप एंटीरियर और पोस्टीरियर के अंदर। एंटीरियर पिट्यूटरी, अगर मैं एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करता हूं, क्या बोलते हैं इसको, एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी की अगर बात करते हैं तो उसके भी दो पार्ट बताए थे मैंने, क्या क्या बताए थे, दो पार्ट, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया, याद आ गया होगा। अब पार्स डिस्टैलिस की बात करते हैं तो मैंने यहां बताया था, डिस्टैलिस के अंदर 5 टाइप के सेल याद हो आपको, ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं, सोमैटोट्रॉफ, टोमेटोट्रॉफ, थायरोट्रॉफ, थायरोट्रॉफ, कॉर्टिकोट्रॉफ, लैक्टोट्रॉफ, गोनाडोट्रॉफ, याद आ गया होगा। ये 5 टाइप के ट्रॉफिक सेल थे पार्स डिस्टैलिस के अंदर, ठीक है, जिनसे डिफरेंट टाइप के हार्मोन रिलीज हो रहे थे, जो हमने ऊपर लिख दिए हैं, ठीक है। तो इन पांचों टाइप के ट्रॉफिक वाले पार्ट से ये सारे हार्मोन रिलीज होते हैं जो हाइपोथैलेमस में दिखाते हैं, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी, टोटल सीक्रेशन का कितना परसेंट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, 75% ऑफ टोटल सीक्रेशन एडिनो हाइपोफाइसिस। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी देख लेते हैं, पोस्टीरियर में क्या था, याद हो आपको, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर, अच्छा एंटीरियर पिट्यूटरी में एक चीज और बताई थी मैंने, एक मिनट रुक जाओ, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, वो भी आपको ऐड करने होंगे इसी के अंदर, डिसऑर्डर, पोस्टीरियर यहां ले लेंगे, डिसऑर्डर ऐड कर देता हूं मैं। डिसऑर्डर में ध्यान रखना है आपको, ग्रोथ हार्मोन किसके डिसऑर्डर में पड़ रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर पड़ रहे हैं, और ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर के अंदर डॉफिज्म, पिट्यूटरी डॉफिज्म होगी। हाइपरसिक्रेशन के अंदर मैंने एक्रोमेगेली बताई थी, एक्रोमेगेली, और साथ साथ में क्या बताया था हाइपरसिक्रेशन के अंदर, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट देंगे एक्रोमेगेली, अगेन इज फिनिश, फिनिश, एकदम कवर हो गया, एकदम कवर हो गया, ठीक है। पिट्यूटरी डॉफिज्म, जब भी पिट्यूटरी डॉफिज्म की बात करते हैं, मिड किड की बात करते हैं, जो मेंटली सेक्सुअली
नॉर्मल होते हैं, सिर्फ हाइट में डॉफ होते हैं। एक्रोमेगेली की बात करते हैं, लोअर जो बाहर निकल आता है ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन, ठीक है। गाइगेंटिज्म की बात करते हैं तो हाइट बहुत बड़ी हो जाती है, खली लाइक स्ट्रक्चर, खली लाइक स्ट्रक्चर, समझ में आ गया होगा, खली लाइक स्ट्रक्चर एकदम खतरनाक, ठीक है। तो डिसऑर्डर में से 3 डिसऑर्डर याद रखने हैं, हाइपो की वजह से पिट्यूटरी डॉफिज्म और हाइपर की वजह से एक्रोमेगेली एंड गाइगेंटिज्म, ठीक है। तो ये हमारा एंटीरियर में मैक्सिमम पार्ट कवर था, जो हम भूलते हैं, जो हम भूलते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्लो डायग्राम में हम वो पॉइंट लिखेंगे। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी देख लेते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करेंगे तो यहां तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन पिट्यूटरी में बनते हैं तब रिलीज होते हैं, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनते हैं, यहां तो सिर्फ रिलीज होते हैं एक्सोसाइटोसिस से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। बस 2 हार्मोन याद रखना न्यूरो हाइपोफाइसिस में, कौन कौन से हार्मोन? एक तो ऑक्सीटोसिन, दूसरा वैसोप्रेसिन या एडीएच, इतना तो याद रख पाओगे। ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है कभी भूलोगे नहीं। ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, इसलिए ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्शन हार्मोन या बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि मिल्क के इजेक्ट कराने में और यूट्राइन मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट कराने में इसका रोल होता है। जबकि वैसोप्रेसिन की जब भी बात करते हैं तो वैसोप्रेसिन एडीएच ये टीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर के एब्जॉर्प्शन को कराने के लिए रिस्पांसिबल है, याद आ गया होगा। तो ये हमारा पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस पूरा ही कवर हो जाता है। एनी डाउट? नो डाउट। बताओ समझ में आया नहीं आया? जो भूलने वाले पॉइंट सारे कवर कर दिए हमने, बिल्कुल। तभी तो इस हार्मोन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? डायबिटीज इंसिपिडस, झूठी डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस, झूठी डायबिटीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। याद आ गया ना? बहुत बढ़िया, सुपर सुपर, यही चाहिए। अब बात करते हैं हम पीनियल ग्लैंड की। एक स्लाइड और यूज कर लेंगे, कोई नहीं, पर पूरा अच्छे से लेके चलेंगे। पीनियल ग्लैंड, अगर पीनियल ग्लैंड की बात करते हैं, थर्ड आई, थर्ड आई बोलते हैं पीनियल ग्लैंड को, थर्ड आई ऑफ ब्रेन, ठीक है। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है पीनियल ग्लैंड? मेलेटोनिन, मेलेटोनिन हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन। और जब भी मेलेटोनिन हार्मोन की बात करते हैं, मेलेटोनिन हार्मोन करता क्या है? स्लीप वॉक साइकिल, सोने जगने की साइकिल को कंट्रोल करता है, 24 आवर की रिदम को मेंटेन करता है, 24 आवर की रिदम, स्लीप वॉक साइकिल, याद हो, डाईयूरिनल साइकिल भी बोल सकते हो। इन सबको कंट्रोल करने में इसका रोल होता है। पहली बात क्लियर है? बिल्कुल, ठीक है। फिर मैंने फंक्शन आपको एनसीईआरटी वाले बताए थे कि जो मेलेटोनिन होता है वो पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है, बीएमआर को कंट्रोल करता है, याद हो, और बीएमआर की वजह से बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। सारे फंक्शन कवर हो गए, ठीक है। लाइट बढ़ेगी, मेलेटोनिन कम होगा, लाइट कम होगी, मेलेटोनिन बढ़ेगा, ठीक है। जस्ट अपोजिट काम होता है। तो ये सारा कवर हो गया आपका मेलेटोनिन से रिलेटेड। पीनियल ग्लैंड हमारी कवर है एकदम, ठीक है। मेन पॉइंट मैंने लिख दिया मेलेटोनिन हार्मोन, इसका फंक्शन आपको इजीली याद रहेगा, क्योंकि मेलेटोनिन जैसे जैसे बढ़ता है आपकी बॉडी शांत होती है, समझ रहे हो। बढ़ता कब है? जब लाइट कम होती है, ठीक है। और मेलेटोनिन घटता कब है? जब लाइट बढ़ती है। और मेलेटोनिन का काम क्या होता है? हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करना, बीएमआर को रेगुलेट करना, समझ रहे ना मेरी बात, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना, पिगमेंटेशन को रेगुलेट करना, और पिगमेंटेशन डिफेंस सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है, डिफेंस सिस्टम को रेगुलेट करना, समझ गए ना मेरी बात, इन सब में। और एक लाइन में बोलोगे स्लीप वॉक साइकिल, डाईयूरिनल साइकिल, इसको सर्केडियन साइकिल भी बोलते हैं, सर्केडियन साइकिल या 24 आवर की रिदम को मेंटेन करने के लिए रिस्पांसिबल है। चलो भाई, ये भी क्लियर है। अब बात करते हैं हम थायराइड और पैराथायराइड, ठीक है। यहां बात करेंगे हम थायराइड और पैराथायराइड, एक लाइन में खत्म करते हैं इसको, थायराइड एंड पैराथायराइड। एक अलग लेते हैं, थायराइड, थायराइड, नीचे लेते हैं पैराथायराइड। थायरॉक्स से क्या निकलता है? थायरोक्सिन, थायरॉक्स से क्या निकलता है? थायरोक्सिन। दूसरा हार्मोन कौन सा निकलता है? थायरोकैल्सीटोनिन। तो मेन 2 ही हार्मोन इसके अंदर, थायरोक्सिन और थायरोकैल्सीटोनिन, थायरोक्सिन और थायरोकैल्सीटोनिन, थायरोकैल्सीटोनिन मतलब TCT, ये दोनों थायराइड के ही हार्मोन है, ठीक है, दोनों थायराइड के ही हार्मोन है। और इनसे होने वाले डिसऑर्डर, डिसऑर्डर से पहले मैं आपको समझा दूं एक चीज और, ठीक है। थायरोक्सिन के फंक्शन क्या थे? एक मिनट समझा दें। थायरोक्सिन के फंक्शन क्या थे? थायरोक्सिन आपके बीएमआर को कंट्रोल करता है, याद आ गया। थायरोक्सिन इरेथ्रोपोइसिस को इंड्यूस करता है, इरेथ्रोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को इंड्यूस करता है, याद हो, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया थायरोक्सिन बॉडी में वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए भी रिस्पांसिबल है, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, याद आ गया ना, ठीक है। इन सब के लिए थायरोक्सिन का बेहतरीन, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करने के लिए रिस्पांसिबल होता है, ठीक है। तो थायरोक्सिन के बहुत सारे फंक्शन बताए थे। जबकि जबकि थायरोक्सिन के अलावा दूसरा हार्मोन बताया था थायरोकैल्सीटोनिन, और थायरोकैल्सीटोनिन का नाम आते ही ध्यान रखना, ये क्या काम करता है? हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है। क्या है? हाइपोकैल्सेमिक, हाइपोकैल्सेमिक, हाइपोकैल्सेमिक का मतलब है ये कैल्शियम के लेवल को कम करता है। थायरोक्सिन बीएमआर को, थायरोक्सिन किसको? बीएमआर को कंट्रोल करता है, और बीएमआर से रिलेटेड जितनी भी चीजें आती हैं सब इसी के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। और ये और थायरोकैल्सीटोनिन हाइपोकैल्सेमिक है, ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है, क्या करके? एक्स्ट्रा कैल्शियम को बोन के मैट्रिक्स में जोड़ देता है, नहीं तो उसको बाहर का रास्ता दिखा देता है। कैसे?
किडनी के थ्रू एलिमिनेट करके बाहर निकाल के, ठीक है। डिसऑर्डर थोड़ा भूलने वाले हैं तो थोड़ा नाम याद रखना है आपको डिसऑर्डर में, ठीक है। एक तो हाइपो की वजह से भी मैंने बताया था और हाइपर की वजह से भी। तो हाइपो और हाइपर, हाइपो मतलब नीचे कम कर दो, हाइपर का मतलब एरो ऊपर कर दो। तो हाइपो में मैंने क्या क्या डिसऑर्डर लिखा था आपको याद हो? हाइपो, हाइपो सिंपल ग्वेटर, सिंपल ग्वेटर। हाइपर की वजह से मैंने एक ही बताया था, एक्सोप्थेल्मिक ग्वेटर, एक्सोप्थेल्मिक ग्वेटर। ग्रेव डिसीज भी बोलते हैं इसको, ग्रेव डिसीज भी बोलते हैं इसको, एक्सोप्थेल्मिक ग्वेटर को। एक्सोप्थेल्मिक ग्वेटर या ग्रेव डिसीज में लिख दिया। हाइपर और हाइपो में आ जाओ, हाइपो में तो ये क्या हो गया, सिंपल ग्वेटर हो गया। इसके अलावा हमने और क्या बताया था हाइपो में? क्रिटिनिज्म। एक और बताया था मैंने, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल। ये डिसऑर्डर आपको ध्यान रखने, ठीक है। तो सिंपल ग्वेटर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन फूड, अगर खाने में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो सिंपल ग्वेटर हो जाएगा, ठीक है। क्रिटिनिज्म बताया था, अगर फीमेल प्रेग्नेंट है, उसके अंदर थायरोक्सिन की कमी हो जाती है तो बच्चा एबनॉर्मल हो जाता है, फीटस एबनॉर्मल होता है, उसको एबनॉर्मल फीटस को क्रिटिनिज्म बोलते हैं। जिसके अंदर मैंने बताया था लो आईक्यू, थिक या एबनॉर्मल स्किन हो जाती है, प्रोट्रूजन ऑफ टंग, टंग बाहर निकल आती है, ठीक है। वो मेंटली, सेक्सुअली और फिजिकली तो होता ही है, रिटार्डेड हो जाता है। और डीफ म्यूटिज्म भी बताया था मैंने इसमें, यानी उसमें सुनने और बोलने की क्षमता नहीं रहती, डीफ म्यूटिज्म, ठीक है। तो और एडल्ट में अगर हो जाए तो इरेगुलर एमसीबी हो जाती है, ठीक है। एक्सोप्थेल्मिक ग्वेटर में बताया था ड्यू टू हाइपरसिक्रेशन, एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ म्यूकस बिहाइंड आई बॉल, आंखें बाहर निकल आती हैं, ठीक है। मतलब डिपोजिशन, प्रेशर पड़ता है आई के पीछे, इसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक ग्वेटर। इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रेव डिसीज, इसको हम ग्रेव डिसीज भी बोलते हैं। नहीं जा रहा, कोई नहीं, ठीक है। इसको हम ग्रेव डिसीज भी बोलते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये डिसऑर्डर हो गए किसके? थायराइड के। अब पैराथायराइड पर आ जाते हैं, पैराथायराइड, थायराइड पूरे कवर हो गए। पैराथायराइड को हम क्या बोलते हैं? ये कौन सा हार्मोन निकलता है? ये निकलता है पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन यानी पीटीएच। और पीटीएच का काम क्या होता है? हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। कैसा हार्मोन है? हाइपर कैल्सिमिक है, हाइपर कैल्सिमिक है। ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है कैल्शियम के लेवल को? मैंने बताया था ये सिग्नल दो जगह भेजता है। एक सिग्नल तो भेजता है किसके पास? ये भेजता है ऑस्टियोक्लास्ट के पास, वो बोन को तोड़ना चालू कर देते हैं। दूसरा सिग्नल कहां भेजता है? जेजी सेल के पास, वो गत से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से ये हाइपर कैल्सिमिक है, हाइपर कैल्सिमिक है, ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करता है पीटीएच। तो थायरोकेल्सिटोनिन और पीटीएच दोनों मिलकर के कैल्शियम की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं। समझ में आ गया? जेजी सेल ऑफ किडनी, यस। दोनों मिलकर के क्या काम करते हैं? दोनों मिलकर के कैल्शियम की कंसंट्रेशन को या समझ रेगुलेट करने का काम करते हैं ब्लड के अंदर। तो थायराइड और पैराथायराइड पूरा क्लियर है ना? इसमें मैंने कुछ चीजें बताई थी, एक तो पैराथायराइड टिटेनी ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ पीटीएच, ठीक है। अगर पीटीएच लेवल कम हो जाएगा तो ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, जिससे टिटेनी हो जाती है। समझ में आया ना? और अगर पीटीएच का लेवल बढ़ जाएगा तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, ठीक है। एक तो टिटेनी डिसऑर्डर की बात करेंगे तो टिटेनी डिसऑर्डर में दो लिख देता हूं मैं, टिटेनी ड्यू टू हाइपो, डिक्रीज कर देता हूं, एरो नीचे बना देता हूं। और ये हाइपर की वजह से होता है। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, से आपको थोड़ा कम जगह में चीजें समझ में आ जाए, रिवीजन चल रहा है, ठीक है। अब बात आती है किसकी? थाइमस की। थाइमस को टारगेट कर लेते हैं। थाइमस को सारी ग्लैंड तो नहीं आ पाएंगे मुझे लग रहा है इस पर, तो कोई नहीं, बची ग्लैंड को नेक्स्ट स्लाइड में ले लेंगे। अब बात करते हैं थाइमस की। थाइमस से कौन सा हार्मोन निकलता है? थाइमोसिन। थाइमस से कौन सा निकलता है? थाइमोसिन। याद हो थाइमस कैसे होता है? थाइमस की पोजीशन ध्यान रखना। थाइमस कहां होती है? थाइमस स्टर्नम के बिहाइंड पीछे होती है, बिटवीन लंग्स होती है, वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा होती है, एओर्टा के आगे, स्टर्नम के बिहाइंड, बिटवीन लंग्स, थाइमस की पोजीशन। एबनॉर्मल शेप होता है थाइमस का, पहले साइज बढ़ता है, फिर ऑप्टिमम साइज के बाद फिर साइज रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ओल्ड पर्सन की थाइमस का साइज सबसे रिड्यूस होता है, इसलिए उसकी इम्यूनिटी भी रिड्यूस होती है, ठीक है। थाइमस से जो हार्मोन निकलता है उसको थाइमोसिन बोलते हैं, और थाइमोसिन हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। मींस थाइमोसिन जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। सीएमआई प्लस, ठीक है। सेल इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों पर ही काम करता है। ड्यू टू हाइपो, डिक्रीज कर देता हूं, एरो नीचे बना देता हूं। और ये हाइपर की वजह से होता है। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, से आपको थोड़ा कम जगह में चीजें समझ में आ जाए, रिवीजन चल रहा है, ठीक है। अब बात आती है किसकी? थाइमस की। थाइमस को टारगेट कर लेते हैं। थाइमस को सारी ग्लैंड तो नहीं आ पाएंगे मुझे लग रहा है इस पर, तो कोई नहीं, बची ग्लैंड को नेक्स्ट स्लाइड में ले लेंगे। अब बात करते हैं थाइमस की। थाइमस से कौन सा हार्मोन निकलता है? थाइमोसिन। थाइमस से कौन सा निकलता है? थाइमोसिन।
याद हो थाइमस के कैसे होता है, थाइमस की पोजीशन ध्यान रखना, थाइमस कहां होती है, थाइमस स्टर्नम के बिहाइंड पीछे होती है, बिटवीन लंग्स होती है, वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा होती है, एओर्टा के आगे, स्टर्नम के बिहाइंड, बिटवीन लंग्स, थाइमस की पोजीशन। एबनॉर्मल शेप होता है थाइमस का, पहले साइज बढ़ता है, फिर ऑप्टिमम साइज के बाद फिर साइज रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ओल्ड पर्सन की थाइमस का साइज सबसे रिड्यूस होता है, इसलिए उसकी इम्यूनिटी भी रिड्यूस होती है, ठीक है। थाइमस से जो हार्मोन निकलता है उसको थाइमोसिन बोलते हैं, और थाइमोसिन हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, मींस थाइमोसिन जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। सीएमआई प्लस, ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी, मतलब बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों पर ही काम करता है। तो टीएमआई और बीएमआई दोनों के लिए, अच्छा बीएमआई को एक नाम से और जानते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, ऐसा लिख देता हूं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो इन दोनों को ही इंड्यूस करता है थाइमोसिन, समझ रहे हो, टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, या बीएमआई, बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी। ओके ओके, यार एक स्लाइड में पूरा चैप्टर कवर करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म कुछ लिखेंगे, पर हम रिवाइज करा रहे हैं, हम लिखा नहीं रहे तो ध्यान रखना, हम डिटेल तो लिखा ही चुके हैं ना, रिवीजन में तो चलेगा ना शॉर्ट फॉर्म, हाँ या ना, यस या नो, चलेगा या नहीं चलेगा, ह्यूमरल इम्यूनिटी यस, बीएमएस चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा, ओके, चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो थाइमस भी हमारी यहाँ के कवर हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचे, अब हमारे पास क्या क्या बचे, हमारे पास पेनक्रियाज बचा, एड्रिनल बचा और गोनैड्स बचे, पेनक्रियाज, एड्रिनल, गोनैड्स। चलो इन तीन को अगले स्लाइड पर ले लेते हैं, पेनक्रियाज, एड्रिनल और गोनैड्स, मैं आगे लेता हूं इसको। अच्छा इसको हम कॉपी कर सकते हैं क्या, यहां से उठाते हैं, इधर उठा लेते हैं, चलो पेनक्रियाज, पेनक्रियाज उठाएंगे, फिर उधर उठा देंगे एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, फिर नीचे गोनैड्स उठाएंगे, ठीक है। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जो कैसी ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन, हेट्रोक्राइन, ठीक है। इसमें जो एंडोक्राइन वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन पार्ट है, क्या बोलते हैं इसको, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। तो एंडोक्राइन वाला पार्ट है उसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अगर मैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात करता हूं बेटा, समझना, इनमें 3 टाइप के सेल्स बताए थे हमने, अल्फा, बीटा, डेल्टा, याद आ गया होगा, ठीक है। अल्फा सेल से क्या रिलीज होता है, ग्लूकागॉन, बीटा सेल से इंसुलिन, डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन। शॉर्ट में लिखेंगे ग्लूकागॉन क्या काम करता है, हाइपरग्लाइसेमिक, हाइपर ग्लाइसेमिक है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा कुछ भी करके। इंसुलिन क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपोग्लाइसेमिक। सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा, नेगेटिव सिग्नल इनहिबिट करेगा, किसको, अल्फा सेल को एंड बीटा सेल्स को। बीटा और अल्फा सेल को इनहिबिट करने का काम करता है कौन, सोमैटोस्टैटिन। समझ में आ गया, कंप्लीट पेनक्रियाज, ठीक है। फिर से बता देता हूं, पेनक्रियाज के जो अल्फा सेल होते हैं बेटा, ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, ग्लूकोज अपटेक को रोकता है जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे। जबकि इंसुलिन क्या काम करता है, ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाता है, सेल की परमेबिलिटी बढ़ा देता है ग्लूकोज के लिए, तो ब्लड का ग्लूकोज सेल के अंदर आ जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है। समझ रहे हो, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है, डायबिटीज मेलाइटस, जिसके बारे में मैंने पूरा एक सीक्वेंस लिखाया था। किसी को डायबिटीज मेलाइटस होगी तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, समझ रहे हो ना, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा तो वो का भी लॉस होगा, यानी उसको पॉलीयूरिया हो जाएगा, पॉलीयूरिया हो जाएगा तो ज्यादा पानी पिएगा, उसको पॉलीडिप्सिया हो जाएगा, ज्यादा पानी पिएगा, साथ में ग्लूकोज भी लॉस हो रहा है तो भूख लगेगी, तो उसको पॉलीफेगिया हो जाएगा, ठीक है। खूब खाएगा लेकिन फिर भी भूख लगी है, क्योंकि सेल तो भूखे हैं, क्योंकि सेल को तो ग्लूकोज नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेगा, सेल क्या करेंगे, वो जो अंदर फैट था उसका इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन करेंगे। जब इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फैट होता है तो टॉक्सिक मेटल बनता है कीटोन बॉडीज। अब ये कीटोन बॉडीज किडनी बाहर निकालेगी और किडनी पर लोड पड़ जाएगा, किडनी फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, और किडनी का कंसंट्रेशन, किडनी समझ ना, फेलियर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जब ब्लड में कीटोन बॉडीज का नंबर बढ़ता है तो उसको बोलते हैं कीटोएसिडोसिस, कीटोएसिडोसिस। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये पूरा मैंने बता दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ कवर्ड है, ठीक है। मतलब पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से रिवाइज हो रहा होगा, मुझे नहीं लगता कुछ भी चीज आपकी बच रही है, ठीक है, इंक्लूडिंग डिसऑर्डर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इधर, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, अगर हम एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हैं तो उसके 2 पार्ट थे, कॉर्टेक्स और मेडुला, याद आ गया होगा। तो पहले मेडुला की बात कर लेते हैं, मेडुला, फिर कॉर्टेक्स की बात कर लेते हैं, कॉर्टेक्स। मेडुला का जो ओरिजिन था अंदर वाला पार्ट है, पर ओरिजिन एक्टोडर्मल है, ओरिजिन एक्टोडर्मल है, समझ लो। जबकि कॉर्टेक्स का ओरिजिन उल्टा मीजोडर्मल है, मीजोडर्मल है, समझ रहे हो ना। कॉर्टेक्स, मेडुला के जितने भी हार्मोन होते हैं प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीन। कॉर्टेक्स के जितने भी हार्मोन होते हैं सब स्टेरॉइड नेचर के होते हैं, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइडल हार्मोन, ठीक है, प्रोटीन नेचर के हार्मोन, ठीक है। अब प्रोटीन नेचर के जो हार्मोन होते हैं इनको क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइन, कैटेकोला
माइन। कौन कौन से कैटेकोलामाइन होते हैं? मैंने 2 कैटेकोलामाइन बताए थे, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, या एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन प्लस नॉरएड्रेनालिन। याद आ गया होगा। एड्रेनालिन 80% तक होता है, नॉर एड्रेनालिन ओनली 20% तक होता है। दोनों के फंक्शन एक ही थे। फंक्शन क्या बताए थे मैंने इनके? एक ही। क्या फंक्शन थे कैटेकोलामाइन के? जब भी इनके फंक्शन याद कर रहे हो, अपने पीछे शेर को दौड़ा देना, शेर को दौड़ा देना। यानी शेर जब आपके पीछे होगा तो आपकी अलर्टनेस बढ़ जाएगी, समझ रहे हो? आपकी स्वेटिंग बढ़ जाएगी, पसीना आना चालू हो जाएगा, समझ रहे हो? स्वेटिंग, पिपुलरी डायलेशन हो जाएगा, ठीक है? आप आंखें फाड़ फाड़ के भागोगे। और क्या हो जाएगा? पाइलोरेक्शन हो जाएगा, आपके रोम रोम खड़े हो जाएंगे, पाइलोरेक्शन। इसके अलावा रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाएगा, कार्डियो, समझ रहे हो ना? आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, समझ रहे हो? आपका बीपी बढ़ जाएगा। और जब आप दौड़ लगाओगे तो ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन फैट प्रोटीन बढ़ जाएगा। ये सारे फंक्शन हो गए। यानी एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन के फंक्शन याद रखने हैं। शेर को अपने पीछे दौड़ा दो, बस। शेर आपके पीछे, एक एक कंसेप्ट आपके ब्रेन में सेट, समझे? एग्जाम हॉल में भागना चालू मत कर देना। पिपुलरी डायलेशन हो जाएगा, ठीक है? आप आंखें फाड़ फाड़ के भागोगे। और क्या हो जाएगा? पाइलोरेक्शन हो जाएगा, आपके रोम रोम खड़े हो जाएंगे, पाइलोरेक्शन। इसके अलावा रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाएगा, कार्डियो, समझ रहे हो ना? आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, समझ रहे हो? आपका बीपी बढ़ जाएगा। और जब आप दौड़ लगाओगे तो ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन फैट प्रोटीन बढ़ जाएगा। ये सारे फंक्शन हो गए। यानी एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन के फंक्शन याद रखने हैं। शेर को अपने पीछे दौड़ा दो, बस। शेर आपके पीछे, एक एक कंसेप्ट आपके ब्रेन में सेट, समझे? एग्जाम हॉल में भागना चालू मत कर देना। तो चलो ये वाली बात भी क्लियर हो गई। अब बात कर रहे थे कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स में हमने क्या क्या बताया था? जो स्टेरोइड नेचर के हार्मोन थे, 3 बातें, ठीक है? जोना, जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरी लेयर थी जोना वेसिकुलेटा, तीसरी लेयर थी जोना रेटिकुलेटिस। याद आ गया होगा, 3 लेयर थी। जोना ग्लोमेरुलोसा का ग्रुप ऑफ हार्मोन क्या है? ग्रुप ऑफ हार्मोन क्या है? ग्लोमेरुलोसा मतलब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है? मेन हार्मोन कौन सा था? एल्डोस्टेरोन। एल्डो सीक्रेशन को कंट्रोल कौन करता है? इसको बताया था मैंने, रास, RAAS, रास। एल्डोस्टेरोन के फंक्शन क्या थे? फंक्शन एल्डोस्टेरोन हमारा DCT से वाटर और सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, पर फॉस्फेट और पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन को घटाता है। साथ साथ में ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, मींस ये ऑस्मोलरिटी मेंटेन करता है और ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। याद आ गया? सारे फंक्शन आ गए होंगे, ठीक है? तो अब बात करते हैं जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा की अगर बात करेंगे, फेसिकुलेटा की बात करेंगे, सबसे वाइडेस्ट लेयर होती है जोना फेसिकुलेटा। ग्रुप ऑफ हार्मोन क्या होगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मेन हार्मोन कौन सा है? मेन हार्मोन कौन सा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का? मेन हार्मोन कौन सा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल के सीक्रेशन को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल कॉर्टिसोल का सीक्रेशन याद हो आपको? एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ACTH। ACTH कॉर्टिसोल, ग्रुप ऑफ हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तीनों बातें याद रखनी है आपको, ठीक है? अच्छा, फंक्शन क्या होता है कॉर्टिसोल का? मैंने 3-4 फंक्शन बताए थे। पहला फंक्शन एंटी स्ट्रेस हार्मोन है। दूसरा फंक्शन, ठीक है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है ड्यूरिंग स्ट्रेस। तीसरा फंक्शन, ये आरबीसी फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है, इरेथ्रोपोइसिस को इंड्यूस करता है। चौथा फंक्शन, ये इम्यूनिटी को घटाता है, इम्यूनो सप्रेसिव है। इसीलिए आज की डेट में हम कॉर्टिसोल को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर भी यूज करते हैं, याद हो आपको? इसके अलावा हम कॉर्टिसोल को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अलावा, ठीक है, इम्यूनो सप्रेसिव की तरह एलर्जी में भी यूज करते हैं, ऑटोइम्यून डिसीज में भी यूज करते हैं, एस्थमा के केस में भी हम यूज करते हैं कॉर्टिसोल को, इसलिए इसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है? चलो अब तीसरा कौन सा बचा यहां पर? रेटिकुलरिस। ये क्या रिलीज करती है? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। क्या रिलीज करती है? सेक्स कॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स आप जानते हो भाई, मेल सेक्स हार्मोन होते हैं और फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं। मेल सेक्स हार्मोन में आपको पता है एंड्रोजन होते हैं पर DHEA, फीमेल सेक्स हार्मोन में एस्ट्रोजन होते हैं पर एस्ट्राडाइऑल। फिनिश। मेल सेक्स हार्मोन ये प्यूबर्टी के टाइम पर मेल और फीमेल के अंदर ही काम करते हैं, ठीक है? ये एक्सिलरी हेयर, आर्म्पिट्स के हेयर, ठीक है, गोनेड्स के अराउंड, प्यूबिक हेयर, और मेल के केस में ये फेशियल हेयर को भी इंड्यूस करते हैं, ठीक है? जबकि अगर मैं सेक्स कॉर्टिकॉइड की बात करता हूं तो सॉरी फीमेल सेक्स हार्मोन की बात करता हूं तो फीमेल सेक्स हार्मोन में एस्ट्रोजन आ गया। एस्ट्रोजन का मेन रोल क्या होता है भाई? एस्ट्रोजन का मेन रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पांसिबल होता है। समझ में आ गया? तो ये हमारी कंप्लीट होती है एड्रिनल ग्लैंड डिसऑर्डर में। सबसे इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर याद रखना है आपको यहां पर, क्या अभी बताया मैंने? एडिशंस। एडिशंस ड्यू टू हाइपो या हाइपर? हाइपो सीक्रेशन। एनसीईआरटी साफ रखा है, अगर एड्रिनल ग्लैंड के हाइपोसिक्रेशन होते हैं तो एडिशंस डिसीज हो जाती है। एनसीईआरटी में एक ही दे रखा है तो उसका डिस्कस एक ही करेंगे, पर आपको मैंने कून्स और, ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम भी लिखा दिया है, ठीक है? तो ये आपकी पूरी एड्रिनल ग्लैंड कवर हो जाती है। गोनैड्स, गोनैड्स में टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस एंड ओवरी। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है भाई? टेस्टिस एंड ओवरी, गोनैड्स, ठीक है? तो टेस्टिस से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? टेस्टिस से आपको याद रखना है टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन। कौन सा एंड्रोजन?
टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और ओवरी से आपको ध्यान रखना है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एनसीईआरटी से भी इन्हीं के फंक्शन दे रखे हैं, पर मैंने आपको एलएच और एफएसएच का पूरा रेगुलेशन बताया था, वो एडिशनल था, ठीक है। पर समझा देता हूं मैंने बताया था पिट्यूटरी से एलएच निकलता है जो टेस्टिस के लिडिक सेल को स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करने के लिए, और टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस करता है, क्लियर है बिल्कुल। सपोर्ट करने के लिए एफएसएच जो टेस्टिस के सर्च करते हैं। इसके अलावा एंड्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा एंड्रोजन मेल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा मेल के सेक्सुअल बिहेवियर लिबिडो को मेंटेन करने में भी एंड्रोजन का रोल है। इसके अलावा एंड्रोजन एनाबॉलिक इफेक्ट मस्कुलरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कंप्लीट। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कहां से निकलता है? एस्ट्रोजन फॉलिक्यूलर सेल से निकलता है। फॉलिक्यूलर सेल किसके स्टिमुलेशन से? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन का पर्पस क्या है? फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन को, साथ में फीमेल का जो सेक्सुअल बिहेवियर है, तीनों को कंट्रोल करता है। साथ साथ में एलएच क्या काम करता है? ओव्यूलेशन कराता है, कॉर्पस ल्यूटियम को बनाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम का मेन हार्मोन कौन है? प्रोजेस्टेरोन, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है, क्लियर है बिल्कुल। और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम एलएच करता है। जिस दिन एलएच का लेवल डाउन होता है कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाता है, बन जाता है कॉर्पस एल्बाइकेंस। एल्बाइनो मतलब व्हाइट, व्हाइट बॉडी। समझ में आई या नहीं आई? ये खत्म होता है आपका पूरा चैप्टर। इन 2 स्लाइड के अंदर मैंने सभी कुछ ऐड कर दिया है। डिसऑर्डर जो पढ़ाए थे वो भी मैंने ऐड करने की कोशिश की है। मेन पॉइंट सारे ऐड है, मतलब आपको मैंने सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम कैसे समराइज कर सकते हैं किसी भी चैप्टर को। समझ में आई या नहीं आई? तो बताओ बेहतर तरीके से ये ब्रेन में सेट हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, आज मुझे लेक्चर के बाद कमेंट चाहिए आपके हर बच्चे के कि वाकई में हर चैप्टर